नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित कार्यक्रम, प्राइम टाइम का सबसे प्रभावी कार्यक्रम आर पार। कोई आप पर अत्याचार करे, नरसंहार करे, क्रूरता की सारी हदें पार कर दे, आपके घर की बहन बेटियों की मर्यादा पर उंगली उठाए, आपके पूजा स्थलों को तोड़ दे, तो क्या आप उसका सम्मान करेंगे? उसकी शान में मेले सजाएंगे, उसकी कब्र पर चादर चढ़ाकर फातिया पढ़ेंगे? लेकिन हमारे इस महान सेकुलर देश में कट्टर सोच वाले कुछ लोग तो हैं, क्रूर औरंगजेब के नाम पर मरने मारने को तैयार हैं, अकबर, बाबर और जहांगीर की निशानियों को सीने से लगाकर बैठे हैं। और इसका सबसे लेटेस्ट उदाहरण है नागपुर की हिंसा, जहां औरंगजेब फैन क्लब वालों ने हिंसा और दंगे का एक नंगा नाच किया। वो देश के सामने है, पुलिस के साथ क्या हुआ वो भी देश के सामने है, आप सबके सामने है। और अब इस दंगे का बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ एक बड़ा कनेक्शन सामने आ रहा है और धमकी तो यहां तक दी गई है कि ये तो बस शुरुआत है, अगली बार तुम्हारे घर से औरतों को उठाएंगे। लेकिन ऐसी मानसिकता वाले को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा और बड़ा संदेश देते हुए कहा है कि आक्रांताओं का महिमा मंडन देशद्रोह के बराबर है। लेकिन इसी बीच औरंगजेब के नाम पर छिड़ा संग्राम अब काशी मथुरा तक जा पहुंचा है और विवादित बयानों की झड़ी लग गई है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। हमारे साथ न्यूज मेकर संगीत सोम भी जुड़ेंगे। औरंगजेब पे लड़ाई काशी मथुरा तक आई, आज का आर पार जोरदार होगा। नागपुर हिंसा का कनेक्शन अब बांग्लादेश और पाकिस्तान तक पहुंच चुका है। जांच में पता चला है कि मुख्य आरोपी फहीम खान की फेसबुक आईडी से कई बांग्लादेशी और पाकिस्तानी अकाउंट्स को फॉलो किया गया था और हिंसा के बाद ऐसी ही एक आईडी से नवाज खान पठान नाम के शख्स ने लिखा, रो मत, ये हमारा समय है, अभी तो सिर्फ अटैक किया, अगली बार तुम्हारे घर से औरतों को उठाएंगे, रेडी रखना अपनी औरतों को। बांगलादेशचे ऍक्टिव्हिस्ट होते, तुम्ही ऍक्टिव्हिस्ट त्यांचं सरळ सरळ हात आहे, त्यांनी खूप स्प्रेड केलं, कितपत खरं आहे ते आता तपासाचा भाग आहे। इस नए खुलासे के बाद हिंसा के आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 152 यानी देशद्रोह का केस भी दर्ज किया गया है, जिसमें फहीम खान का नाम भी शामिल है। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है। किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना। जो लोग आग लगाते हैं वही पानी डालना चाहते हैं। नागपुर के दंगे की अगर मुजरिम है तो ये फिल्म छावा है, और अगर ये फिल्म ऐसे ही चलती रही तो हमें अंदेशा है कि कहीं देश में और कहीं दूसरी जगह इस तरह की घटनाएं न हो जाए। लेकिन औरंगजेब की कब्र वाली लड़ाई अब काशी मथुरा तक पहुंच चुकी है। अब समय आ गया है कि औरंगजेब की निशानी भी मिटा दी जाए और काशी मथुरा दोनों में हम कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे। पब्लिक ने जैसे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया, इन्हें ध्वस्त करके भी मंदिर बनाने का काम हम लोग वो करेंगे। एक दूसरे को सियासी चैलेंज देने का खेल भी शुरू हो गया है। मैं उसे चैलेंज करता हूं कि आम हिंदुओं के लड़कों को ना भड़काओ, तुम्हारे लड़कों को आगे लाओ और उनके हाथ में कुदल फावड़ी दो और खोदने को लगाओ उसको कब्र। टी राजा में इतनी हिम्मत नहीं है। अमित करी को कहना चाहूंगा कि हाँ, मैं भी आऊंगा और मेरा बेटा भी आएगा। भारत का हर वो बेटा आएगा छत्रपति शिवाजी महाराज का, जिसने एक संकल्प लिया कि हम जीते जी औरंगजेब की कब्र का नामो निशान मिटा कर रहेंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विदेशी आक्रांताओं के महिमा मंडन के पीछे वोट बैंक वाला एंगल है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। औरंगजेब पर लड़ाई काशी मथुरा तक आई। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आक्रांताओं के महिमा मंडन वाली मानसिकता का विश्लेषण आज देखना और समझना बहुत जरूरी है। संभल में 800 साल से आक्रांता सलार मसूद की कब्र पर नेजा मेला का आयोजन होता है। योगी प्रशासन ने इस साल नेजा मेले की अनुमति नहीं दी है।
इसके अलावा सलार मसूद गाजी के नाम पर मेरठ में नौचंदी मेला और अमरोहा में नेजा मेला होता है। बाराबंकी में महमूद गजनवी के बहनोई सैयद सलार साहू गाजी की दरगाह पर यह मेला किया जाता है। अब अयोध्या में बाबर के नाम पर बनी मस्जिद का दशकों तक महिमा मंडन इस देश में होता रहा है। दिल्ली में अकबर, बाबर, तुगलक, औरंगजेब के नाम पर बनी सड़कों का ये लोग समर्थन करते रहे हैं। सोचिए, तुगलक की फरमान होता है, तुगलक का समर्थन भी करते हैं। मुगल आक्रांताओं के नाम पर बने शहरों के नाम बदलने पर हाय तौबा मची हुई है। देश में करीब, आज हमने एक आंकलन लगाया, देश में करीब 700 गांवों कस्बों के नाम 6 मुगल शासकों के नाम पर हैं। मैंने ये पूरी फिगर निकाली, उसमें अकबर के नाम पर 251, औरंगजेब के नाम पर 177, जहांगीर के नाम पर 141, शाहजहां के नाम पर 63, बाबर के नाम पर 61, हुमायूं के नाम पर 11। सोचिए, औरंगजेब और बाबर के नाम पर है, तुगलक के नाम पर है। इसके अलावा बड़ा सवाल क्या है, आज का हमारा बड़ा प्रश्न है, क्या वोट बैंक वाले गेम के चक्कर में आक्रांताओं से प्रेम दिखाया जा रहा है और यह पूरी लड़ाई अब मथुरा काशी तक जा पहुंची है। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर एडवोकेट हैं और प्रवक्ता भी हैं। मेरे साथ इस चर्चा में फैज खान है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अजीज खान है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के। तमाम लोगों का अभिनंदन है। हो सकता है इफ्तारी से आ रहे हो, अखिलेश जी भी इफ्तारी पर ही थे थोड़ी देर पहले, सोनिया गांधी जी भी थी। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन गौरव भाटिया, आखिरकार कहां लेके जाना चाहते हैं आप मुल्क को? विपक्ष कह रहा है कि आखिरकार नफरतें इतनी दिलों में भर क्यों दी हैं भारतीय जनता पार्टी ने। एक मौलाना साहब तो कह रहे हैं कि छावा फिल्म ना बनती तो दंगे ही ना होते नागपुर के अंदर। अगर छावा फिल्म ऐसे ही चलती रहेगी, उस पर बीजेपी की सरकार ने बैन नहीं लगाया, तो अनकंट्रोलेबल हो जाएगी सिचुएशन। उसमें औरंगजेब को क्रूर राजा दिखाया गया है। नहीं अमीर जी, आप ये बताइए, क्या सच्चाई को बताना कोई जुल्म है? औरंगजेब को क्रूर शासक ना बताएं तो महिमा मंडन करे, जैसे अबू आजमी कर रहे हैं चच्चा बना के, हैं? और सबसे पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, आज योगी आदित्यनाथ जी की शासन में जो कड़ा निर्णय लिया गया है ना कि किसी आक्रांता का महिमा मंडन नहीं होगा, नहीं लगेंगे मेले, वो हम सबको गौरवान्वित करता है। लेकिन वो मेलों का गौरव भाटिया जी, उन मेलों का एक इतिहास रहा है। 800 वर्षों से वो मेले लगते रहे थे। नौचंदी का मेला और भी कई सारे मेले, सब बंद कर रहे हैं आप। हाँ, मैं बताता हूं, विवेक जी खुद जाते थे इन मेलों में। इतिहास को ही तो मैं बता रहा हूं, गलत इतिहास को ही बदलना है, क्योंकि जो हमारी आगे आने वाली पुश्तें हैं वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अब्दुल हमीद को अपना हीरो मानेंगी, राइफलमैन औरंगजेब को तो मानेंगी, लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब को नहीं। और मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले इंडिया गेट के ऊपर औरंगजेब रोड थी, आज उस रोड का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आप मुझे बताइए क्या सही है? यही सही है कि एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे रोड है। अब मैं एक बड़ी बात आपके चैनल पे कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको मालूम है नागपुर में हिंसा हुई, अफवाह क्या फैलाई गई? एक चादर पे कुरान की आयत लिखी थी और उसे जलाया गया तो दंगा हो गया, महिला पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ने की कोशिश, दुर्व्यवहार किया गया, तलवारें निकाली गई। अब मैं आपसे जो कह रहा हूं सुनिए, गुरु तेग बहादुर जी भगवान है हमारे लिए, सिखों के लिए भगवान है। आप मुझे बताइए, मोहम्मद साहब इनके लिए भगवान है, फरिश्ता है। अगर किसी ने कत्ल किया होता तो क्या ये सह लेते कि जिसने कत्ल किया है उनको महिमा मंडन करके हम कहें कि बहुत बढ़िया शासक था ऐसा व्यक्ति? अगर किसी के भगवान, किसी के गुरु का सर कलम कर दिया हो, ऐसे औरंगजेब को तो जूते की नोक पे रखना चाहिए और विवेक और यही मोहम्मद गौरी, महमूद गजनी सबके साथ होना चाहिए। हाँ। सलार मसूद गाजी के नाम पर मेला नहीं लगेगा। जी हाँ, गलत बात है, लगना चाहिए, ट्रेडिशन है, नौचंडी का भी ट्रेडिशन है, चल रहा है, चले। इसको हटाने या ना हटाने से आप जो है कैंसर की ना वैक्सीन बना पा रहे हैं,
ना ग्रॉक बनाया, ना हमारी टेक्नोलॉजी है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना नहीं है, यही सब करो। गौरव भाई अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। आपने दो चीजें विशेष बोली। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपने कहा लगना चाहिए मेला। आप पहले मुझे ये बताइए, सैयद सलार मसूद कौन था, बताइए मुझे जी, आप बताइए। चलिए हिस्ट्री बताइए। अब मैं सबसे आ जाता हूँ। हाँ बिल्कुल, अब आप सुनते जाइए, एक एक करके हम हर पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। आपने सबसे पहले नाम लिया मौलाना आजाद का। आप औरंगजेब को महान मानते हैं? चलिए पहला सवाल ये बताइए, तब मैं शुरू करूंगा। आप देखिए और आप सुन लीजिए। आप हाँ, अब आप सुन लीजिए जरा प्लीज। नंबर 1, आपने पहले बात करी मौलाना आजाद की, पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। जो इतिहास आप जिसको डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मौलाना आजाद ने ही अपने सुपरविजन में पहली बार लिखवाया था। नंबर 1, जिसको आप हीरो कह रहे हैं। नंबर 2 पे अब आप आइए। आपने कहा साहब छावा जैसी फिल्में जरूर दिखानी चाहिए, जो इतिहास है खुल के सामने आना चाहिए। अब मैं 2 चीजें कोट कर रहा हूं, इसमें हाँ या ना बोलिए। वीडी सावरकर ने 6 ग्लोरियस एपॉक्स नाम की किताब में संभाजी के बारे में क्या लिखा है, क्या क्रिटिसिज्म करे हैं, मैं चाहूंगा हर दर्शक जाए और जरूर सुने पड़े। दूसरा, नहीं, अब आप फैक्ट्स एंड फिगर सुनिए सर, फिर आप काउंटर करिएगा। नंबर 2, गोलवलकर को आप सही मानते हैं या गलत, और बंच ऑफ थॉट्स के अंदर संभाजी की क्या परिभाषा गोलवलकर ने लिखी है, इतिहास इसको मानेगा या नहीं मानेगा? 40 लाख हिंदुओं को उसने मारा, कत्लेआम मचाया। आप इसका उत्तर दीजिए। आप पूछने वाले कौन है जो आप खुद उत्तर नहीं देते? आप बताइए। आप पेशेंस रखिए। नहीं, आप उस पर आते आते 1 घंटा निकल जाएगा। और डेट्स की बात करेंगे। आप सवाल क्यों पूछेंगे जब आप किसी सवाल का उत्तर नहीं देते? औरंगजेब महान था या नहीं था, पहले इसका उत्तर दीजिए। आप घबराइए नहीं, आप मैं इसलिए नहीं बोलने दूंगा। आप आपसे सवाल विज्ञान का पूछते हैं, आप इतिहास का जवाब देते हो। अरे ये औरंगजेब 2 कौड़ी का क्रूर शासक था, जूते की नोक पे रखेंगे। मैं औरंगजेब पे बोल लूं? अब मैं औरंगजेब पे आप बताइए। आपने अभी तक मुझे नहीं बताया सैयद सलार मसूद के बारे में आपने क्या बताया? विवेक एक ऑल ऑडियोज डाउन क्योंकि विवेक श्रीवास्तव मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। विवेक श्रीवास्तव, अब देखिए मैं कोट कर रहा हूं इस पूरे मामले में संगीत सोम को। अब समय आ गया है कि औरंगजेब की निशानी भी मिटा दी जाए और काशी मथुरा दोनों में हम कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे। पब्लिक ने जैसे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया है, इन्हें भी ध्वस्त करके वहां मंदिर बनाने का काम हम लोग करेंगे। अब ये बीजेपी के नेता है। हाँ, तो अगर ये कोर्ट की अवहेलना करके बिना उसके ऑर्डर के कोई भी स्ट्रक्चर को तोड़ते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो इनके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन होना चाहिए। दूसरी बात मैं बड़ा क्लियर बोलना चाहूंगा, दारा शिकोह वर्सेस औरंगजेब का हर चैनल डिस्कशन करता है। सुन लीजिए, मैं जिम्मेदारी से अमीश भाई आपके चैनल पे कह रहा हूं कि जब औरंगजेब अपनी सेना लेकर के शाहजहां और दारा शिकोह के सामने गया था, ही वाज सपोर्टेड बाय मराठास। 10 मराठा वॉरलॉर्ड और 9 राजपूत वॉरलॉर्ड, उन्होंने औरंगजेब का समर्थन किया था और 22 राजपूतों ने दारा शिकोह का समर्थन किया। अरे तो औरंगजेब के समय में भी तो जयचंद होते ही थे। तीसरा सुन लीजिए। ओके एक सेकंड। औरंगजेब के समय में भी तो जयचंद होते थे। लेकिन मैं फिर आता हूं। अभी आगे सुनिए अजीत पवार ने क्या कहा है। अजीत पवार ने क्या कहा ये भी सुन लीजिए, मुझे 20 सेकंड दे दीजिए। अजीत पवार साहब ने कहा नीतीश राणे को कि भाई जाकर के इतिहास पढ़ करके आओ। दोनों एनडीए के घटक दल के नेता हैं और क्या इतिहास पढ़ करके आओ। तो अजीत पवार ने कहा कि शिवाजी की सेना के अंदर कम से कम 20 बड़े नोबल्स मुसलमान थे। ठीक है, ओके, यू मेड योर पॉइंट। खिलाल, ठीक है, मैं विषय पर आता हूं। फैज खान, ये हिंदू वर्सेस मुसलमान की लड़ाई थी ही नहीं। ओके, ये हिंदू वर्सेस मुसलमान की लड़ाई नहीं है फैज खान, लेकिन धर्म का एंगल इसमें क्यों आ रहा है बार बार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए अमीश भाई, 1962 में चीन ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो कुछ लोग थे जिन्होंने चीनी सेना का आरती की थाली लेकर स्वागत किया था, आ जाओ और भारत देश पर कब्जा कर लो। उसके प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए हैं कि कुछ हिंदुओं ने भी औरंगजेब का साथ दिया था और अकबर का साथ दिया था। तो कुछ लोग उस समय भी थे और कुछ लोग 1962 में भी थे और कुछ लोग आज भी हैं जो ये कहते हैं मौत से तुंग कि भैया बंदूक की नाल से सत्ता निकलती है। तो ऐसे लोग आज भी हैं, उस समय भी थे, ये कोई बड़ी बात नहीं। अब मैं आता हूं धर्म से क्यों जोड़ा जाता है, मैं आपको बताऊं। इस्लाम के 5 स्तंभ है, कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात। मुसलमानों को इससे करने से कोई नहीं रोक रहा है इस देश में। अब इतिहास में कुछ क्रूर शासक हुए हैं
और वो मुसलमान हैं, और उनके नाम क्या है देखिए, एक औरंगजेब हुआ है, एक फिरोज शाह तुगलक हुआ है, एक सिकंदर लोदी। इनमें औरंगजेब को छोड़कर फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी की माता हिंदू थी। तो इन्होंने इतनी क्रूरता दिखाई कि कहीं मुफ्ती और उलेमा हमको कच्चा मुसलमान ना समझ लें क्योंकि माता हिंदू है। इसलिए इन्होंने और ज्यादा मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं पर अत्याचार किया और जजिया कर लगाया, अपने आप को सच्चा पक्का मुसलमान सिद्ध करने के लिए। नहीं, मेरा पॉइंट है, संगीत सोम ने जो बयान दिया है उस बयान को आप किस तरह से लेते हैं कि औरंगजेब की निशानी मिटा देना चाहिए और काशी मथुरा दोनों में हम कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे? देखिए, मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि छत्रपति शिवाजी के शौर्य का प्रतीक औरंगजेब की कब्र नहीं है, कल्याण का किला है, रायगढ़ का किला है, जिस पर उन्होंने विजय प्राप्त की और छत्रपति की उपाधि धारण की। दूसरी बात, और हम पहले से प्रगतिशील मुसलमान कहते रहे हैं कि जिसका जो हक है वो दे देना इस्लाम हमें सिखाता है। तो एक कोर्ट केस लड़कर लिया गया, ये आपका इस्लाम सिखा रहा है, ये आपका इस्लाम सिखा रहा है, लेकिन अजीज भाई का इस्लाम ऐसा नहीं सिखा रहा है, वो इसके पक्ष में नहीं है। तो हम जो नहीं, इस्लाम अलग अलग नहीं है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन कहा गया, अमानतदार, सादिक कहा गया, सच्चा। यदि स्थान हिंदू भाइयों की अमानत हमारे पास है काशी और मथुरा का, तो मुसलमानों को आपसी समझबूझ से कम 2 स्थान और दे देना चाहिए। नबी की सुन्नत है, अजीज भाई से पूछिए हमारे नबी का नाम अमीन है कि नहीं है, सादिक है कि नहीं है। ओके, अजीज खान हैज अ रिस्पॉन्स। ओके अजीज खान, छावा फिल्म जिम्मेदार है आपको लगता है इस पूरे औरंगजेब एजेंडे के लिए? छावा की फिल्म जिम्मेदार है जैसे मौलाना साहब बोल रहे हैं, एक उसे बैन करना चाहिए? गृह मंत्री अमित शाह को कौन जिम्मेदार है सर? अरे सर सुनिए ना, एक लोग जिम्मेदार नहीं है, ये एक चीज जिम्मेदार नहीं है, इसमें जिम्मेदारी बहुत सारे लोगों की है। कुछ लोग आज तमाम समस्याओं से घिर गए हैं और घिरने पर जब उनके पास जवाबदेही नहीं है, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में फैज खान की बात का सहारा, औरंगजेब का सहारा, तमाम आक्रांताओं का सहारा, पता नहीं किसका सहारा ले रहे हैं। फैज खान की बात सच्चाई क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। फैज खान की बात का जवाब। फैज खान क्या बोलेंगे? मैं फैज खान के बारे में सिर्फ इतना कहूं कि इस्लाम क्या है, समाजवादी पार्टी क्या सोचती है कि मस्जिद की अज़ां हो या शिवालय का सजर हो, अपनी तो यह हसरत है किसी तरह शहर हो। ये है इस्लाम और ये है समाजवादी पार्टी। फैज खान को शायद पता होना चाहिए। दूसरी बात, मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, मैं इंपॉर्टेंट बात ये कह रहा हूं सर, 2 स्थान यही तो कह रहे हैं, मुंबई महाराष्ट्र की स्थिति क्या के लिए 2 स्थान दे दीजिए। सर सुनिए, अब 1 मिनट फैज भाई शांत रहिए आप मुझे बोलने दे, आप पहली बार बोल रहे हैं, आप मुझे बोलने दे सर। आप सर मैं बताना चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र सरकार 9.32 लाख करोड़ का कर्ज उस पर है। लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र की बिल्कुल बिगड़ चुकी है, ध्वस्त है। बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, सैफ अली खान के घर पर अटैक हुआ, सलमान खान के ऊपर लगातार अटैक हो रहा था। इन सारी समस्याओं को अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र सरकार के पास कोई जवाब नहीं। तमाम जो वोटर्स बढ़ाए गए, घटाए गए, तमाम समस्याएं खड़ी हुई, विपक्ष ने सवाल खड़ा किया, विपक्ष का सवाल का जवाब नहीं था, इसकी वजह से तमाम तरीके का नैरेटिव के सवाल का जवाब तो चुनाव के वो मिल गया, लेकिन मेरा अब क्या करेंगे? भीड़ आ जाएगी पत्थर लेकर। सर मेरी बात सुने, क्या करेंगे? भीड़ पुलिस को बोलेगी, पुलिस की महिला अफसरों को बोलेंगी कि उनको अश्लील कमेंट्स करेंगी, क्या करेंगे उस भीड़ का? फैज खान जवाब, फैज खान जवाब, अजीज खान की बात। ओके, आप दोनों ही खान हैं, दोनों ही खान हैं। रमजान का पाक महीना चल रहा है, इत्मीनान से ठंडे होकर चर्चा करिए। ओके, मेरे दो फैज खान आपका जवाब 30 सेकंड। इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं आपसे। जी 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 ये जो घटना हुई है नागपुर की, डीसीपी साहब पे हमला भी हुआ है और वो पूरी प्लानिंग के साथ पहले से बम भी रखे गए, वहां पर गुलेली भी रखी गई, वहां पर पेट्रोल बम रखे गए, पत्थर रखे गए। ये प्लानिंग में पहले भी कह रहा हूं, ये कश्मीर मॉडल है, जो कश्मीर में सेना पर पत्थरबाजी होती थी। और अभी जो बांग्लादेश कनेक्शन दिखाई दे रहा है, मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी जी एनआरसी जल्दी से जल्दी बनाए, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप,
और यहां पर जो रोहिंग्या बांग्लादेशी और पाकिस्तानी बस रहे हैं, घुस रहे हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी भगाया जाए। पाकिस्तान भी अस्थिर हो चुका है बलूचिस्तान के कारण, वो सब यहां पर घुसेंगे, अभी बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, रोहिंग्या सब घुसेंगे। तो इनको भगाने के लिए जल्दी योजना बनाई जाए, नहीं तो ये हरकतें होती रहेगी। हमारे डॉक्टर्स पे भी हमला होता रहेगा, हमारे पुलिस वालों पे भी हमला होता रहेगा, हमारी सेना पर भी हमला होता रहेगा, और भारत देश के जो मुसलमान हैं वो बदनाम होते रहेंगे, जबकि भारत में बहुत सारे प्रगतिशील मुसलमान हैं जो शांति चाहते हैं। अजीज खान एक बात बताइए, मेरा प्रश्न है और 40 सेकंड में जवाब, फिर मैं गौरव भाटिया और विवेक के पास जाता हूं। एक सिंपल सवाल है मेरा, चलिए नागपुर के अंदर, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, मऊ में भी कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी, वहां पर तो क्रिकेट की भव्य जीत के बाद जुलूस निकल रहा था, संभल में भी कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी, कहीं कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, पैटर्न एक ही है, पत्थर भी आ जाते हैं, पेट्रोल बम भी आ जाते हैं, तेजाब बम भी आ जाते हैं, सीसीटीवी भी तोड़ दिए जाते हैं, बताइए, धार्मिक नारे लगाए जाते हैं। बस यही देखिए अमीश भाई यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। आप तो देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप खुद इस बात को जानते, एनालिसिस कर रहे होंगे कि 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ और उस चुनाव में जिस तरह बीजेपी शिकस्त खाई उत्तर प्रदेश में, चूरे हिल गई चूरे। आज वो कहीं ना कहीं वो नैरेटिव सेट कर रही है, वो रास्ता नहीं ढूंढ पा रही है। बहराइच से लेकर संभल तक ये जो प्रयोगशाला बनाया गया, सर प्रयोगशाला जो बनाया जा रहा है, खुद ही रहबर है, खुद ही कातिल है। सुनिए मेरी बात, खुद ही रहबर है, खुद ही कातिल। हकीकत क्या है? उसको छिपाया जा सकता है? नहीं छिपाया जा सकता है। आज जिस तरीके जनाबे अली हकीकत क्या है? प्रयोगशाला अलग अलग जगहों को जनाबे अली हकीकत क्या है आपकी नजर में? हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही, यकीनन तकलीफदेह है। देखिए ये संक्रमण का काल है। भारत जब अपने गौरव की तरफ बढ़ता है ना, जैसे कि फैजाबाद अयोध्या हो गया, जैसे कि इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, भारत अपने प्राचीन गौरव की तरफ बढ़ रहा है। संक्रमण का काल चल रहा है, आतंकी तत्वों पर, असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई हो रही है, देश को सजाया जा रहा है, स्वच्छ किया जा रहा है, सुंदर किया जा रहा है। तो इनको लगता है बड़ा कमेंट कराया आपने, बीजेपी की चूल्हे हिल गई, ये बड़ा कमेंट है अपने आप में। गौरव भाटिया, आप लोगों की चूल्हे हिल गई इस बार 2024 में, आपकी जो हार हुई, शिकस्त हुई। देखिए, किसकी चूल्हे किसकी कूले हिली वो तो बाद में बात होगा, लेकिन किसी का दिमाग जरूर हिल गया है चाटुकारिता करते करते। और मैं इसलिए कह रहा हूं, तथ्यों के साथ जवाब देता हूं। 10 जगह पे बायपोल हुआ उत्तर प्रदेश में, 8 में जीते भारतीय जनता पार्टी और 2 में जीती टूटी फूटी साइकिल जिसका टायर है पंचर, और यहां पे आके कह रहे हैं चूल्हे हिल गए, कूले हिल गए। मैं इतना ही कहूंगा, ये चिंगारी लगाई किसने अमीश भाई? इनके लिए अर्ज कर देता हूं, जाके ये कह दे कोई शोलों से, जाके ये कह दे कोई शोलों से, चिंगारी से, फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से, और इसलिए ये आग लगा नहीं पाएंगे। अबू आजमी ने चिंगारी बन के शुरुआत करी, अखिलेश यादव ने कहा यह अभिव्यक्ति की आजादी है, उनको पार्टी से नहीं निकाला। इसलिए मैं कहता हूं, इनके आदर्श हैं औरंगजेब और हमारे आदर्श हैं छत्रपति संभाजी महाराज और गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने हिंदुओं की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझा और औरंगजेब की कूले हिला दी, चूल्हे हिला दी, जो ये बोल रहे थे। एक बात और अमीश भाई जी, लेकिन विवेक श्रीवास्तव की ये बड़ी डिमांड थी कि छावा फिल्म को बैन करना चाहिए। अब मौलाना रिजवी कह रहे हैं कि छावा फिल्म को बैन करना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने बकायदा लेटर लिख दिया है। विवेक श्रीवास्तव, आपने ही एडवाइस करा था गृह मंत्री को लेटर लिखना, क्या छावा फिल्म की? एक सेकंड गौरव भाटिया, एक सेकंड, ये छावा फिल्म की वजह से हो रहा है सब कुछ। एक मिनट, मैं उनकी बात का उत्तर दे दूं। बिल्कुल हो रहा है, गलत तरीके से आप इतिहास को पेश करेंगे। नहीं, आप गलत तरीके से इतिहास को पेश करेंगे, फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। आपके सो कॉल्ड हिंदू राइट विंग चैंपियंस सावरकर तक कह रहे हैं कि साहब ये गलत है, उनकी किताबों में लिखा है, संभाजी ऐसे थे नहीं। गोलवलकर कह रहे हैं साहब गलत है, उनकी बंच ऑफ थॉट्स में लिखा हुआ है। 6 इपॉक्स जो किताब लिखी है सावरकर ने, पढ़ेंगे लोग, उसमें भी लिखा है, लेकिन सब गलत हो गए। इनके अपने चैंपियन सावरकर और गोलवलकर भी गलत हो गए। तो ये गलत बात है ना, एक इतिहास को लेकर के डिस्टॉर्ट करके औरंगजेब को टोटली विलन दिखाना गलत है।
मैं कह रहा हूं औरंगजेब को टोटली विलन नहीं दिखाना चाहिए, कितना नहीं तो आप बता दीजिए, जैसे चाय में चीनी कितनी डालनी चाहिए वैसे औरंगजेब को कितना बड़ा विलन दिखाना चाहिए आपकी राय के अंदर? नहीं, अभी एक मिनट, एक सेकंड, आप लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट हैं, लेफ्ट लिबरल नहीं बोलूंगा आपसे मैं कोई। पहली चीज धर्म के आधार पर ना करें, ये गलत है कहना कि बाबर के अलावा सारे मुगल भारत में रहे, यही रूल किया, हमारे देश की संस्कृति का पार्ट है और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए हमें। उनका अपना कंट्रीब्यूशन है, आर्ट में, आर्किटेक्चर में, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, औरंगजेब भारत की संस्कृति का पार्ट है, बाहर फेंक दो। मतलब औरंगजेब भारत की संस्कृति का पार्ट है। देने दीजिए, सुरक्षा कवच बन दीजिए उनको। बिल्कुल, ही वाज एन एम्परर फॉर 50 इयर्स। ओके ओके ओके, 50 साल तक यहाँ पे बादशाहत करी, चाहे गलत भी किया हो, वो फिर भी हमारे इतिहास का पार्ट है। आप उसको विषय नहीं कर सकते हैं, आप अकबर को विषय नहीं कर सकते हैं। जो आपका इतिहास है। ओके, यू मेड योर पॉइंट, ओके ओके, फैज़ खान रिस्पांस। क्या भारत गौरव भाटिया आप भी कुछ कहना चाहते हैं? एक सेकंड, फैज़ खान 30 सेकंड्स। क्या आपको लगता है ये जो बात बोली जा रही है? मुझे समय दे। बिल्कुल दूंगा मैं गौरव भाटिया समय। फैज़ खान जो कहा जा रहा है कि भारत की संस्कृति की धरोहर है का पार्ट है औरंगजेब भी, उनको विलेन नहीं दिखाया जा सकता। बिल्कुल नहीं। और ये अरे ये लेफ्ट के लोग, ये माउथ से तुंग की औलादे जो बंदूक लेकर घूम रहे हैं, नक्सलवादी है, गलत इतिहास बता रहे हैं, गोलवलकर जी के बारे में गलत बोल रहे हैं, सावरकर जी के बारे में गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए हर चीज समय के साथ होती है। स्वामी विवेक के बीच में नहीं कहा वेदांती शरीर और उन्होंने यह भी कहा कि एक हिंदू यदि परिवर्तित होता है, मुसलमान या ईसाई बनता है, सावरकर की किताब है दुश्मन बनता है। दोनों अलग अलग कंटेक्स्ट में बात है। सावरकर ने कहा यदि कोई गाय को सामने कर तुम्हारे देश पर हमला कर ले, तुम्हारी भावनाओं को सामने कर तुम्हारी भावनाओं का दोहन करके देश को जीतने का प्रयास करे, तो उस समय भी गो हत्या कर दो। गो हत्या इसलिए करो क्योंकि वो इस्तेमाल कर रहा है, वो कंटेक्स्ट को समझने की आवश्यकता है। औरंगजेब को कभी भी गुरु औरंगजेब कितना बड़ा विलेन था, वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा विलेन नहीं था। कितना परसेंट का विलेन था आपकी राय में? जैसे चाय में शक्कर होती है, कॉफी में शक्कर होती है, वैसे बता रहे हैं कि इतना विलेन मत बताइए, इतना विलेन बताइए। आपकी नजर में औरंगजेब कितना बड़ा विलेन था? 40 सेकंड ना। उसका कारण यह है, इनके लिए ये जो बंदूक मारकर लोगों को खत्म करने वाले लोग हीरो, औरंगजेब कितना बड़ा विलेन था? दैट्स माय क्वेश्चन। फैज़ खान तरीके से ये औरंगजेब कितना बड़ा विलेन था? ये औरंगजेब बहुत बड़ा विलेन था। 100 में से 200% का विलेन था, जिसने अपने बाप को कैद कर दिया, अपने भाई को कत्ल कर दिया, सूफियों को खत्म कर दिया, संगीत को खत्म कर दिया, जजिया कर उसने लगा दिया, यहां तक कि तीर्थ यात्रा पर भी टैक्स लगा दिया, जनेऊ को जला दिया, काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ दिया, केशव राय का मंदिर तोड़ दिया, इस देश में विभाजन की नींव डाली, जिसका परिणाम 1947 में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में दिखाई दिया। और कितना बड़ा विलेन चाहिए इनके लिए? यह छोटा सा विलेन है। बड़ा विलेन और कौन है इनके लिए? ये हीरो है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये स्टालिन, ये मौत से तुंग, ये नक्सलवादी, ये औरंगजेब, ये सब इनके लिए हीरो हैं। एक आप इतिहास बताते हैं कि वो छाती से लहू निकाल कर पीता था, क्या ये बात सही है या वो बात फेक है? बिल्कुल सही है। ये मंगोलों की औलादे हैं। मंगोल जो है कभी नहाते नहीं थे, किसी व्यक्ति को मारते थे तो पहले उसका खून पीते थे, उसके बाद मांस खाते थे जानवरों, और उन्हीं मंगोलों की औलादे बाबर और औरंगजेब है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। आप इरफान हबीब को भी पढ़ लीजिए, सतीश चंद्र को भी पढ़ लीजिए, जो आप ही के हिस्टोरियन है, अप्रत्यक्ष रूप से उन लोगों ने यही बताने का प्रयास किया। ओके विवेक 40 सेकंड, विवेक 40 सेकंड, फैज़ खान शांत। ओके विवेक 40 सेकंड, अब आप सुन लीजिए 40 सेकंड। देन गौरव भाई अब आप जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैंने औरंगजेब को ग्लोरीफाई नहीं किया, मैंने बोला के साथ वो इतिहास में 50 साल हिंदुस्तान का राजा रहा है, आपका इतिहास का पार्ट है। नंबर 2, उसको दारा शिकोह के खिलाफ मराठों ने समर्थन दिया था और 2 राजपूत राजाओं ने। यह राजपूत वर्सेस मराठा हुआ था, तब इतिहास पढ़ के आइए। पहले दारा शिकोह के साथ राजपूत थे और औरंगजेब के साथ मराठे। ये युद्ध है, लेनपुल की किताब पढ़िए, ज्ञान आ जाएगा आपको। दूसरी बात, आपने जजिया की बात करी। जब आप जजिया हिंदुओं पे बात करते हैं, उसके टैक्स से 2 सिस्टम निकाले थे। हर मुसलमान ज़कात देगा, हर हिंदू जजिया देगा। टैक्स दोनों के लिए था। ये गलत है कि टैक्स सिर्फ हिंदुओं के लिए था। ये आप मिसगाइड मत करिए लोगों को। मुसलमानों को ज़कात देना कंपल्सरी था और हिंदुओं को जजिया। ये कर कलेक्शन का उसका अपना मॉडल था। तो ये मत आप सुनाइए मुझको।
और इसको हिंदू वर्सेस मुसलमान मत करिए। मॉडल था ना, मॉडल था ना कर कलेक्शन। Okay, Okay, you made your point. All audience down. Gaurav Bhatia on screen. Gaurav Bhatia on screen. No one else. Gaurav Bhatia, my straight question to tonight is, क्या आपको लगता है ये जो मुगल काल की लड़ाई है, ये भारत के अंदर स्ट्रैटेजी के तहत बढ़ाई जा रही है? विपक्ष कह रहा है इसमें बीजेपी का पॉलिटिकल हित है, अखिलेश यादव की पार्टी कह रही है कि उनका पॉलिटिकल हित है। देखिए, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ अखिलेश यादव के इशारे में अबू आजमी ने यह वक्तव्य दिया और बताया कि औरंगजेब महान शासक था। यह अखिलेश जी का इशारा था। उनको वोट दिखता है केवल, बिल्कुल अखिलेश भाई के कहने पे ही उन्होंने किया है। और आपके पास ये जानकारी कहां से पहुंची? कहे बिना अबू आजमी चूल। अरे हमारे भी सूत्र है ना। अभी मैं बात तो पूरी कर लूं अमीश भाई। जी जी सुनिए, तो आपको मालूम है, इनको लगता है मुसलमान हो बस, जालीदार टोपी वाला हो, चाहे वो आतंकी हो, चाहे अपराधी हो, चाहे घुसपैठिया हो, चाहे रोहिंग्या हो, उन सब का वोट मिल जाए। अब भाजपा ने सुनिश्चित कर दिया है, इनकी साइकिल गई है टूट, जनता गई है इनसे रूट, परिवार में पड़ गई है फूट। तो ये करे क्या? ये चाहते हैं बांग्लादेश के रोहिंग्या वोट दे, आतंकी दे, पत्थरबाज दे, उपद्रवी दे। इसीलिए अबू आजमी ने यह बयान दिया। अब मैं एक बात आपसे कहता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका में एक चल रहा है कैंपेन मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अखिलेश यादव कैंपेन चला रहे हैं मागा, मेक औरंगजेब ग्रेट अगेन। वो चाहते हैं औरंगजेब का महिमा मंडन हो। वो ये भूल जाते हैं। बिल्कुल, ये एक लॉजिकल पॉइंट है गौरव भाटिया का। मैं आपका सम्मान करता हूं अजीज खान जी। अजीज खान, मैं बात तो पूरी कर लेता जी बिल्कुल। एक गौरव भाटिया, मैं अपनी बारी का इंतजार करता हूं, फिर आप बीच में जी बोलिए। कंप्लीट योरसेल्फ। अखिलेश जी की तो तस्वीरें आ रही हैं इफ्तार पार्टी की, एक बहुत अच्छी दिल्ली बात की। हाँ, वो मुस्लिम पार्टी वाला जो पूर्व अध्यक्ष था, ताइवान में था, वो कहाँ है? राहुल गांधी नहीं दिखाई दे रहे, जालीदार टोपी लगा के। मतलब रोजा किया नहीं, इफ्तार पार्टी करेंगे, देख लीजिए। यही तुष्टीकरण की राजनीति है। और ये अबू आजमी बैठे टेबल पे क्या, जिनका पीछे से सर दिखाई दे रहा है? नहीं, अखिलेश यादव जी नहीं, एक किसी का सर दिखाई दे रहा है, मुझे अबू आजमी लगे वो। मेरी जानकारी नहीं है कि अबू आजमी बैठे। अजीज खान, अबू आजमी तो नहीं दिख रहे हैं क्या? अबू आजमी भी थे यहाँ पर, वाले भी बैठे हैं। ओके। और ये अबू आजमी को क्या अखिलेश जी ने बोला था? अबू आजमी दिख रहे हैं। और क्यों बोला अखिलेश अबू आजमी ने? देखिए और क्या कार्रवाई करी आपने? देखिए अमीश भाई, अभी अरे सुनिए ना सर। अभी गौरव भाटिया ने कहा कि ट्रंप कहते हैं मेक अमेरिका अगेन। मैं वही कह रहा हूँ, ट्रंप के टैरिफ का जवाब दे नहीं पाए। अरे सुनो ना, क्या बना रहे हैं? अरे अंग्रेजी तो आप भाई ढंग से नहीं बोलते। अरे वही तो आपसे कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ। सुनिए ना, अरे सुनिए ना सर, अरे सुनिए ना, अरे भैया मेरी बात। अरे सुनो, अरे सुनोगे तो आप हल्ला कर रहे हो झूठे। मैं कह रहा हूँ अरे ट्रंप के, सुनिए, अरे भाई गौरव यार, एक सुनो। अब टाइम आप किल कर रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो। आप टाइम ना बर्बाद करिए, आप सुनिए मेरी बात। ट्रंप के टैरिफ की बात तो कर नहीं पाए आप, न जवाब देने की हैसियत में आप हैं। शेयर मार्केट धराशायी हो गया, लाखों करोड़ रुपए डूब गए, लोग एसआईपी बंद कर दिए। सुनिए अजीज खान साहब, अब आपने स्टॉक मार्केट के विदेशी निवेशक भाग गए। अबू आसिम आजमी ने मेरा प्रश्न बहुत डायरेक्ट है। अबू आसिम आजमी ने क्यों बोला? सुनिए, मैं जो कह रहा हूं, अबू आसिम आजमी ने क्यों बोला? अरे सुनेंगे ना सर, क्यों बोला? क्या स्टॉक मार्केट को बढ़ाने के लिए बोला? देश की जीडीपी बढ़ाने के लिए बोला? इकोनॉमी को सबल करने के लिए बोला? अबू आसिम आजमी को कहां से सपना आया ये कि बोलना है? और बोल रहे छावा फिल्म को बंद कर दो। इनको तो मुद्दा चाहिए। इनके पास जब कुछ मुद्दा दिया क्यों आप लोगों ने? तो ये मुगलों की बात करते हैं, ये मुगलों से बड़ा प्रेम है इनका। ये जब तक मुगल और पाकिस्तान की बात ना करें, अजीज खान, पाकिस्तान एक सेकंड, अजीज खान को जरा स्क्रीन पे रखिए और इनका ऑडियो डाउन करिए। अजीज खान, आपका ऑडियो में डाउन करो जरा 30 सेकंड के लिए। अजीज खान, आपको पता है कांग्रेस में एक लॉयल्टी टेस्ट हो रहा है, वफादारी का टेस्ट हो रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर। समाजवादी पार्टी में भी तुरंत करवाइए। अबू आसिम आजमी क्या गौरव भाटिया के बोलने पे बोल रहे हैं?
उन्होंने नहीं जवाब। पता है आपको कांग्रेस में वफादारी का टेस्ट हो रहा है? जानकारी है आपको कि नहीं है? हाँ या ना बोलिए। कांग्रेस में वफादारी का टेस्ट लिया जा रहा है। सुनिए ना, आरएसएस ने बोला माशूक और माशूकाओं में होता है वफादारी का टेस्ट, कांग्रेस में किया जा रहा है। आपके यहां हो रहा है वफादारी का टेस्ट? अरे अमीश भाई, नहीं, मेरा सवाल का जवाब दीजिए ना। आप ही से बात कर रहा हूं मैं। दिखाइए जनाब को, जनाब अजीज खान को विंडो में दिखाइए। मेरा निवेदन है पीसीआर को, मेरे दिखाइए इस महत्वपूर्ण चर्चा पे, इस आज के स्पेशल ब्रॉडकास्ट के अंदर, इस आज के स्पेशल एडिशन के अंदर। जनाब अजीज खान साहब, बड़ी माजरत के साथ मेरा प्रश्न है कि क्या आप लोग भी वफादारी का कोई टेस्ट करने जा रहे हैं? आखिरकार गौरव भाटिया के इशारे पे बोला था अबू आसिम आजमी ने, और अभी आप स्टॉक मार्केट की तरफ भाग गए। अब आप स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हो गए। स्टॉक मार्केट को बढ़ाने के लिए बोला था अमीश भाई, इकोनॉमी को सुधारने के लिए बोला। सुन तो ले, जवाब बताइए। अरे सुने ना, आप सुनेंगे नहीं, ये तरीका नहीं अमीश भाई, ऐसे नहीं, ऐसे मैंने बोला जवाब। आरएसएस ने अभी बोला है कि औरंगजेब की कोई वैल्यू नहीं। हाँ, बिल्कुल वैल्यू नहीं है, की कोई वैल्यू तो नहीं। आपको आपके नेता ने क्यों बोला उसकी वैल्यू है? अबू आसिम आजमी ने क्यों बोला उसकी वैल्यू है? उस पर कार्रवाई कब होगी? एक तरफ ये वैल्यू दे रहे हैं, एक तरफ वैल्यू नहीं, एक तरफ वैल्यू दे रहे हैं, एक तरफ वैल्यू दे रहे हैं, मुद्दे को अननेसेसरी हाइप दे रहे हैं। कोई मतलब नहीं। देश के विकास की बात होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए। ये एक और एप्पल है, औरंगजेब हमारे कोई रोल मॉडल चाहिए। आपका नेता ये कह रहा है, आपका नेता कह रहा है, आपका गठबंधन कह रहा है छावा फिल्म जिम्मेदार है, आपका इंडिया अलायंस यानी गठबंधन कह रहा है छावा फिल्म जिम्मेदार है इस पूरी नागपुर हिंसा के लिए। आपको भी ऐसा लगता है? 10 सेकंड में जवाब दीजिए। जिम्मेदार बीजेपी है। छावा फिल्म जिम्मेदार है क्या? बीजेपी नहीं जवाब देना चाहती है। बीजेपी का क्या काम है इसके अंदर? तमाम जो बड़ी समस्याएं हैं उसका जवाब नहीं देना चाहिए। मैं गौरव भाटिया से तमाम सवाल जवाब कर लूंगा। सारी जिम्मेदारी बीजेपी की है, केंद्र में भी है, कई स्टेट में भी नहीं। आप देखिए, आप टाइम को किल कर रहे हैं, आपकी बात कर रही है। नहीं, आप टाइम को किल करिए कर रहे हैं, आप अपना टाइम पास कर रहे हैं। माफ करिए, मैं शब्द बोल रहा हूं, टाइम पास कर रहे हैं बाबा आपका। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। ओके, मेरा सवाल देखिए, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा प्रश्न ये है, फिर मैं दोबारा पूछ रहा हूं। आप मेरे को तो बीजेपी से प्रश्न पूछने हैं, मैं पूछ रहा हूं। मेरा प्रश्न आपसे ये है, क्या कार्रवाई करी आपने अबू आसिम आजमी पर? और आपको लगता है छावा फिल्म जिम्मेदार है नागपुर हिंसा के लिए? हाँ या ना? हाँ या ना? सर इसके नहीं सर, हाँ ना नहीं होता है। जवाब हाँ ना में नहीं है। इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी कहीं ना कहीं इसके लिए इसके षड्यंत्र कर रही है। अच्छा, अबू आसिम आजमी बीजेपी के साथ मिला हुआ है? एक जगह समाजवादी पार्टी के नेता क्या बीजेपी के साथ मिले हुए हैं? भड़काऊ बयान देते हैं। अवधेश पासी और अबू आसिम आजमी बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। भड़काऊ बयान दे करके देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। नो, देश का माहौल खराब। ओके, भड़काऊ बयान देकर बीजेपी के नेता देश का माहौल खराब करे। गौरव भाटिया, आपकी पार्टी माहौल खराब करा रही है, सारा आप जिम्मेदार हैं। गौरव भाटिया, 40 सेकेंड्स। आप ये सोचिए अमीश भाई कि गौरव भाटिया के पास कौन सा रिमोट है जो अबू आजमी से बुलवा देती है कि औरंगजेब महान शासक है। मैं बटन दबाता हूं, अखिलेश यादव बोलने लगते हैं कि उन्हें वर्दी पर भरोसा नहीं है और अलकायदा का जो आतंकवादी पकड़ा गया है वो निर्दोष है। मेरे पास कौन सा रिमोट है कि अफजल गुरु की फांसी न्यायिक हत्या है, ये बोल जाते हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी। और औरंगजेब से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। मैं आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहले अखिलेश यादव की बात करते हैं। औरंगजेब ने अपने पिताजी को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया था, प्रताड़ित किया था, पानी नहीं दिया था। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव जी को कुर्सी से हटा दिया था, पार्टी के अध्यक्ष से हटा दिया था। कुछ तो समानता दिखी। अब आते हैं राजीव गांधी और राहुल गांधी, फिरोज गांधी, नकली गांधी का नाम सुना आपने? गौरव भाटिया जी, पर्सनल नहीं होइए आप। नहीं, इतिहास कंपैरिजन ठीक नहीं है। नो, बीच में नहीं, ये कंपैरिजन ठीक नहीं है। आप गलत बोल रहे हैं। इतिहास है, ये कंपैरिजन ठीक नहीं है, गलत कर रहे हैं आप। मैं बिल्कुल इतिहास बता रहा हूँ। अमीश जी इंटरप्ट करिए। इतिहास है, अमीश जी इंटरप्ट करिए। गलत ये क्या कंपैरिजन है? देश में बहस हो रही है, मुद्दों पर बहस हो रही है। ये आप ये क्या कमाल कर रहे हैं? आप अननेसेसरी मुद्दों पर, अननेसेसरी चीजों पे जा रहे हैं। पर्सनल क्यों हो रहे हैं आप बताएंगे? पर्सनल नहीं, आप बताएंगे कौन से मुद्दे सही हैं? अच्छा ठीक है, पर्सनल नहीं होना चाहिए। मुझे एक सेकंड। बड़ी खबर
बड़ी खबर है और मैं बड़ी खबर का रुख कर रहा हूं। तस्वीरें जारी हो गई हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तस्वीरें जारी हो गई हैं नागपुर हिंसा की, वो तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं। संगीत सोम जिन्होंने बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान दिया है, हमारे साथ कुछ ही क्षणों में लाइव जुड़ने वाले हैं। संगीत सोम जिन्होंने एक विवादित बयान दिया है, आखिरकार वो विवादित बयान क्यों दिया गया है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या नफरत फैलाना चाहते हैं, ये कारण है, ये कई सारे प्रश्न हैं। संगीत सोम का बहुत बड़ा इंटरव्यू अब से कुछ मिनट में स्क्रीन के पर आपको देखने को मिलेगा। कुछ देर में हमारे साथ संगीत सोम लाइव होंगे न्यूज 18 पर। संगीत सोम का बहुत बड़ा इंटरव्यू अब से कुछ देर में हम आपको दिखाएंगे। सारे कठिन सवाल पूछे हैं, आखिर ये विवादित बयान क्यों दिया। और व्यूअर्स, इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम है, जिन्होंने एक विवादित बयान दिया है। और विवादित बयान क्या दिया है मैं बता देता हूं। इसको विवादित कहा जा रहा है और एक तबका इसको बड़े तौर पे विवादित मान रहा है। अब समय आ गया है कि औरंगजेब की निशानी भी मिटा दी जाए और काशी मथुरा दोनों में हम कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे। पब्लिक ने जैसे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया है, इन्हें भी ध्वस्त करके वहां मंदिर बनाने का काम हम लोग करेंगे। संगीत सोम, औरंगजेब के मुद्दे पर इस देश में एक बड़ा विवाद चल रहा है। नागपुर में हिंसा हुई है, आगजनी हुई है। उससे पहले उत्तर प्रदेश के संभल में क्या कुछ हुआ मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप कहना चाहते हैं? अब आप ये कह रहे हैं, आरोप यह है कि आप भी इस आग में घी डालना चाहते हैं, या फिर कहूं तो केरोसिन डालना चाहते हैं। देखिए अमीश भाई, मेरी समझ में नहीं आता किस बात को विवादित कह दिया जाता है, किसे विवादित नहीं कहा जाता। अगर एक एक करके मैं आपसे बात करूं, पहले मैं इसी पे बात करूं, क्या औरंगजेब आताताई नहीं था? क्या औरंगजेब ने लाखों हिंदुओं का कत्लेआम नहीं कराया? क्या औरंगजेब ने लाखों हिंदुओं की भावनाओं को देख रोनते हुए लाखों बहन बेटियों के साथ बलात्कार नहीं कराया? क्या उसने हजारों मंदिरों को ध्वस्त नहीं कराया? क्या काशी या मथुरा ये हिंदुओं की भावना का, सनातनी की भावना का प्रतीक नहीं है? क्या जब ये सारे काम औरंगजेब ने किए, किसी कोर्ट का आदेश था क्या? किसी कोर्ट के आदेश से उसने किए क्या? तब तो आज अगर कोई कोर्ट का आदेश होता तो लोग कहते हैं कि संगीत भाई तब तो कोर्ट नहीं थे, अब तो कोर्ट हैं, अब तो कोर्ट हैं। अब आप एक बात मुझे बताइए ना, आपने अभी नागपुर की बात मुझसे की, नागपुर में आपने देखा, अगर कोर्ट है तो नागपुर में आपने देखा कि वहां अगर पुलिस अधिकारी थी, महिलाएं थी और उनके नाम देख के उनके कपड़े फाड़ने का कोशिश की जा रही थी, उनके साथ क्या क्या अब्यूजिंग की जा रही थी, क्या क्या उनके साथ किया जा रहा था। आपने जब बोला कि कोर्ट है या कानून है या नहीं है, वो तो अश्लील, अगर वो कुछ करेंगे वो कोई बात नहीं। अगर हमने कुछ कहा है तो वो गलत था, निंदनीय है, वो उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। मुझे बताइए ना, किस कांग्रेस के आदमी ने आकर निंदा की, किस समाजवादी पार्टी के आदमी ने आकर निंदा की, किस टीएमसी के ने निंदा की? मुझे बताइए ना किसने निंदा की। नहीं तो अब वो निंदा नहीं करेंगे तो संगीत सोम बोलेंगे कि काशी मथुरा में भी हमें कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है। अगर वो निंदा नहीं करेंगे तो अमीश भाई वो तो नहीं चलेगा, घर में बैठ के पिटा तो नहीं जा सकता, घर में बैठ के पिटा नहीं जा सकता, ये तो नहीं चलेगा। और काशी मथुरा में क्या आप नहीं जानते, वहां मंदिर थे, औरंगजेब ने उन्हें गिरा के मस्जिद हिम्मत जो आपको घर में आके पीट देगा? अरे तो ये पीट ही रहा है। वो जो पत्थरबाजी हुई, पुलिस अधिकारियों पे गोली चलाई गई, पुलिस अधिकारियों पे पथराव किया गया, वो हमारे परिवार के नहीं है क्या? आपके परिवार के नहीं है क्या? तो क्या पिटने के लिए बने हम लोग? इसीलिए इस तरीके से पिटते रहेंगे? नहीं तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? फिर तो क्लैश बढ़ेगा। अमीश भाई सीधी सीधी सुनिए, औरंगजेब जैसे आक्रांता का कोई भी चिन्ह, कोई भी निशान भारत में इस टाइम नहीं चाहते हैं लोग, किसी कीमत पे नहीं चाहते हैं ना उसका। मैं तो ये कहता हूं वो कब्र है, उसे भी उठा के समुद्र में फेंक देना चाहिए। नहीं तो क्या माने, आप कह रहे हैं कि कोर्ट का सहारा नहीं लेने की आवश्यकता है। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोट कर रहा हूं, वो कह रहे हैं काशी अयोध्या के बाद अब ब्रज की बारी है। तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या प्लानिंग है आप लोगों की? आप बाबरी की बात करें कि बाबरी की तरह काशी मथुरा में मस्जिदों को ढा दो। देखिए देश का हर सनातनी चाहता है कि अब हमें न्याय चाहिए। हम हजारों साल से जो उत्पीड़न झेलते आ रहे हैं उस उत्पीड़न को अब नहीं झेलेंगे। हम किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि हमारे सामने कलंकित वो मस्जिद वहां खड़ी रहे। हम नहीं चाहते किसी भी कीमत, पूरे भारत का कोई सनातनी इस चीज को नहीं चाहता। अच्छा ये बताइए, आप ये बताइए कि अभी आप कह रहे हैं कि हम लोग पिटने के लिए बने हैं। मेरा सवाल, मेरा प्रश्न डायरेक्ट आपसे ये है, दिस इज माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू। प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री,
देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह, ये सब तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये तो सब संघ से आते हैं, इनके दौरे हुकूमत में भी पीटा जा रहा है। तो फिर तो सवाल आप ही लोगों पे खड़ा होगा कि बीजेपी क्या कर रही है जो हिंदुओं की इतनी तो बात करती थी। तो आप ही सोचिए, नहीं तो कानून अपना काम कर रहा है ना। ये आताताई जिस तरीके से आतंक का काम कर रहे हैं, तो कानून अपना काम कर रहा है ना, उसमें आप निश्चित रहिए। इन्हें बख्शा किसी को नहीं जाएगा। ये बहन बेटियों के कपड़े अब नहीं फाड़ सकते, बहन बेटियों के साथ पुलिस पे गोली अब नहीं चला सकते। ये अगर पुलिस पे गोली चलाएंगे तो जवाब में गोली चलाएगी पुलिस। कई नेता गण ये कह रहे हैं, कई समीक्षक ये कह रहे हैं कि छावा फिल्म में जिस तरह का संभाजी महाराज को दिखाया गया है, छत्रपति संभाजी महाराज, उससे नफरतें बढ़ी है। पहले मैं आपको यह बता दूं अमीश भाई, किसी पिक्चर को देख के लोग अपना मन नहीं बनाते हैं, किसी पिक्चर के हिसाब से लोग नहीं चलते हैं। किसी पिक्चर में सत्यता अगर दिखाई है, लेकिन ये तो बहुत पहले से चल रहा है ना। आप मुझे ये बताइए कि महाराष्ट्र में बैठा हुआ अबू आजमी जैसा एक 2 टके का गुंडा जो वहां गुंडाई करता है, और वो अपने बाबर औरंगजेब को महान बताएगा, अपना आदर्श बताएगा, वो किसकी भाषा है? माफी मांग ली उसके आपको बाद नहीं पता किसकी भाषा है? वो अखिलेश यादव की भाषा है। नहीं, अखिलेश जी को उस पर खेद जताना चाहिए ना, क्योंकि वो अखिलेश जी का कार्यकर्ता है और उसके मुंह में जो जबान थी वो अखिलेश जी की थी। पूरा देश जानता है इस बात को। लेकिन अब तो ये आरोप आप सोच के देखिए ना, कहां छोड़ते, कमी कहां छोड़ते हैं। आप मुझे बताइए, आप भी गए होंगे, आपने भी कुंभ गए होंगे, 66 करोड़ लोग वहां गए हैं, सबने वहां संगम स्नान किया है, कुंभ स्नान किया है। क्या किसी को कुछ दिखाई दिया? इन्होंने उसे भी बदनाम करने का काम किया है। हजारों लोग, जो करोड़ों लोग वहां गए हैं, करोड़ों लोग, अरबों लोगों की जो आस्थाओं का केंद्र था, उसे बदनाम करने का काम किया है। कहां नहीं कर रहे हैं सनातन को बदनाम करने की कोशिश? ये नहीं, सनातन की ठेकेदारी पूरी के भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने ले ली है। बाकी देश में बाकी विपक्ष का कोई नेता सनातनी नहीं है। सनातन की जिम्मेदारी हर सनातनी की है, लेकिन कम से कम जो ये अपने आप को सीजनल हिंदू बनते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, इनके अंदर बहुत समय पहले से औरंगजेब की आत्मा विस्थापित हो चुकी है। आप क्या बात कर रहे हैं भाई? सवाल यह है, मेरा डायरेक्ट सवाल है, क्या मुसलमानों को लगातार दबाने की कोशिश है? ऐसा आरोप लगातार प्रतिपक्ष यानी विपक्ष लगातार लगाता रहा है, कांग्रेस हो, सपा हो, टीएमसी हो, कि मुसलमानों की को दबाने की कोशिश है। वक्फ के बिल के जरिए, संगीत सोम के बयान के जरिए, महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश में कहीं किसी मुसलमान को नहीं दबाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे देश में है चाहे प्रदेश में है, सरकार 140 करोड़, उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ लोगों के लिए काम कर रही है, ना कि किसी जाति, बिरादरी, धर्म के लिए कर रही हो। अब इस पे सवाल जो है वो लगातार पॉलिटिकल पंडित भी सवाल उठा रहे हैं, लगातार विश्लेषक भी सवाल उठा रहे हैं, नेता भी सवाल उठा रहे हैं कि वक्फ के बिल की क्या आवश्यकता है, अभी क्यों लेके आया जा रहा है? ये वक्फ जो है एक भू माफियाओं का एक अड्डा बन चुका है, ये भू माफियाओं का एक गिरोह है, ये कुछ भी नहीं है। वक्फ का क्या मतलब है देश में? अरे वक्फ जाए पाकिस्तान में, यहां क्या मतलब है वक्फ का जी? नहीं, वक्फ को पाकिस्तान भेज रहे हैं, और भाईचारे की जिम्मेदारी क्या संगीत सोम की नहीं है? भाईचारे की जिम्मेदारी, गंगा जमुनी तहजीब की जिम्मेदारी क्या संगीत सोम की नहीं है? सारा ठेका हम नहीं ले रखा, हम अगर हम भाई सुनिए अमीर जी, हम हमेशा भाईचारे के साथ रहते हैं, हम किसी के साथ गलत करते नहीं, लेकिन हम गलत करेंगे नहीं, अब गलत सहेंगे भी नहीं। तो संगीत सोम की नजर में सही क्या है? ये नहीं, गलत आप करेंगे नहीं, सही क्या है संगीत सोम की नजर में जो वो बोल रहे हैं? आखिरी पॉइंट है, ये आखिरी सवाल है। बिल्कुल, अरे आप बताइए ना, सरकार सबके लिए काम कर रही है, सबके लिए घर बना रही है, सबको राशन दे रही है, सबको बिजली दे रही है, अच्छे हाईवे दे रही है, ये सबके लिए विकास है। और क्या होगा? बहुत बहुत शुक्रिया संगीत सोम हमारे साथ आज न्यूज मेकर हैं, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू संगीत सोम। आपने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए।